किसी जमाने में अपराध अखबारों के अंदरूनी पन्नों तक ही सीमित था, लेकिन आज समाचार की दुनिया अपराध की घिनौनी खबरों से सुर्ख पड़ी है, फिर वो चाहे टीवी हो या अखबार। तेज रफ्तार जिंदगी, बढ़ता कंज्यूमरिज्म और गिरती नैतिकता इसका मुख्य कारण है। और कहीं एक आम अपराधी के मन में यह बात भी घर कर गई है कि वो अपराध करके बेखौफ घूम सकता है, कानून की नजरों से बच सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, जुर्म कभी नहीं छुपता। देर से ही सही अपराध और अपराधी सामने आ ही जाते हैं। आज की ये कहानी एक हैरान कर देने वाला वाकया है जो गुनाह की कई परतों के नीचे छुपा हुआ था। ये देखो, अरे सूरज सिर पे चढ़ गया है और आप अभी तक अखबार पढ़ रहे हैं। एक काम कहा था ना आपको। अरे रुको जरा, अखबार पढ़ने दो। घर का अखबार पढ़ लिया हो तो पड़ोसियों से लाके दूसरे अखबार भी पढ़ लीजिए। अरे एक ही काम कहा था, सब्जी ले आओ। घर में सब्जी नहीं है, रात की तैयारी कैसे करूंगी? सब्जी ले आया हूँ, किचन में रखी है। देखो, तुम्हारे हाथ में तो दी थी। मेरे हाथ में? हाँ। अच्छा ठीक है, उठिए तो सही। दिवाली का दिन है, कितने सारे काम करने। अब चलिए इसको बंद करिए। अरे माँ, कब से नीचे ढूंढ रहा हूँ, आप लोग यहाँ बैठे हुए हो। चलिए माँ, मैं चलता हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। आज दिवाली का दिन है, छुट्टी है। आज कौन सा कॉलेज खुला है? माँ आप चलिए मेरे साथ नीचे। कहाँ लिए जा रहा है मुझे? अरे माँ आप आइए तो, मेरी प्यारी माँ, आप इतना परेशान मत हुआ करें, सारे काम हो जाएंगे। आप बैठिए। हैप्पी दिवाली माँ। पर हैप्पी दिवाली। माँ दिवाली पिछले हफ्ते थी। अच्छा वो सब्जियां मैंने फ्रिज में रख दी हैं, आप चिंता मत कीजिएगा। तो कुछ भी याद नहीं रहता, ना घर की सब्जियां, ना दिवाली का दिन। हम लोग हैं ना आपको रिमाइंड कराने के लिए। हाँ, और छोटी सी तो परेशानी है आपकी, भूल जाने की, कितने लोगों को होती है। आप बस अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अभी फिलहाल मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है तो जाना पड़ेगा। ख्याल रखिए। हाँ बोलो। विशाल, मैं तुम्हें कितनी देर से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं एक्चुअली बाइक चला रहा था, सुनाई नहीं दिया। अच्छा मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, कैन वी टॉक लेटर प्लीज? बहाने मत बनाओ विशाल, आई नो तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, वो भी अभी। प्रीति देखो, तुम जो कहना चाहती हो वो हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तुम सच को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? कैसे कर लूँ मैं एक्सेप्ट? इतना आसान है एक्सेप्ट करना? देखो विशाल, आई एम फीलिंग वेरी वेरी स्ट्रेस्ड, तुम एक बार तो मुझसे मिल सकते हो ना, आखिरी बार। ओके, कॉलेज के बाद मिलते हैं। सुनिए। हाँ बोलो। अरे मैंने कहा सुनिए। अरे बोलो ना, क्या बात है? रात के 10:30 बज रहे हैं, विशाल अभी तक घर नहीं आया। अरे बाबा आ जाएगा, ये जरूरी काम में फंस गया होगा। वो इतनी देर तक कभी बाहर नहीं रहता, और अगर रहता भी है तो मुझे कॉल करके बताता है। किसी दोस्त के यहाँ गया होगा, वहीं पढ़ रहा होगा साथ में। कॉल कर रही हूँ, उसका फोन भी तो बंद आ रहा है। तो बैटरी खत्म हो गई होगी। और आपको ना किसी बात की चिंता नहीं होती, मैं यहाँ चिंता में घुली जा रही। देखिए मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने उसके लिए टिफिन बनाया था, आज वो टिफिन भी नहीं लेकर के गया। अरे बाबा वो टिफिन लेकर के गया है, मैंने देखा था सुबह उसको। आप आइए, मैं दिखाती हूँ आपको, आइए मेरे साथ। चलो आइए दिखाती हूँ। लगा लो, लेके गया है। देखिए। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। अरे बताया तो था आपको, कॉल कर रही हूँ, फोन बंद आ रहा है। ओह ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, आ जाएगा, तुम घबराओ नहीं, आ जाएगा। हाँ आओ, आ जाओ।
सर, बॉडी के पास से ये चूड़ियां भी मिली हैं। इसके होठों को देखो यादव, इसके होठों पर लिपस्टिक के निशान है। मरने से पहले बहुत हाथापाई की गई है इसके साथ। इसका गला घोंट कर इसे मारा गया है। अपने इतने साल के करियर में ऐसा कई बार देखा है कि किसी लड़की ने किसी लड़के को मार दिया हो, पर जिस अग्रेसिवनेस से इसे मारा गया है ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। सर, हो सकता है कि इसने किसी लड़की का रेप करने की कोशिश की हो, या ये भी हो सकता है कि किसी लड़की ने कुछ लड़कों की मदद से इसे मार दिया। पॉसिबिलिटीज हजारों हैं, और जब तक सच का पता नहीं चल जाता हमें हर पॉसिबिलिटी पे काम करना होगा। यस सर। इसकी पॉकेट चेक करो। सर, ये रही इसकी आईडी। विशाल सिंह, इसके घर वालों को पुलिस स्टेशन में बुला। ओके सर। विशाल अपनी प्रेमिका से मिलने गया था और फिर एकाएक मौत, और मौत भी ऐसी कि जिसे देखकर यह समझ पाना मुश्किल था कि आखिर जान लेने की सही वजह क्या हो सकती है। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि या तो विशाल लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था और लड़की ने सेल्फ डिफेंस में उसे मार दिया, या फिर ये प्यार में रिजेक्ट होने का बदला था। पुलिस इस वक्त वारदात के एक सिरे पर खड़ी थी और सामने था रहस्यों की उलझी हुई गुत्थियों का अंबार। पुलिस ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा विशाल किसी मुसीबत में? नहीं नहीं शांति, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल ऐसा मत सोचो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। यादव, इन्हें तुम ही इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। देखिए, आज हमें एक लड़के की बॉडी मिली है। उस बॉडी का चेहरा आपके बेटे के आईडी से मैच करता है। तुमने मुझे रिजेक्ट किया। Now go to hell. I don't need you anymore. हेलो, तूने अभी अभी अपनी सेल्फी वाली पिक अपलोड की है? करेक्ट। बाय द वे, कैसी लग रही हूँ मैं? कम से कम एक लाइक तो कर दे। तुम्हें लगता विशाल के बारे में नहीं पता है? विशाल बाय द वे, ही इज हिस्ट्री टू मी नाउ। अब मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, इसलिए उसकी बात मेरे सामने मत करो। विशाल की डेथ हो चुकी है, उसे किसी ने मार दिया है। सर, विशाल का सेल फोन। कुछ खास पता चला इससे? मैंने इस फोन की कॉल हिस्ट्री चेक की है। सर, विशाल को ज्यादातर कॉल्स उसके पेरेंट्स ने और उसके दोस्तों ने किया है, जबकि एक नंबर ऐसा भी है जिससे पिछले कुछ दिनों से हर रोज 20 से 25 कॉल्स आते थे। और वो नंबर किसी लड़की का है? हाँ सर, प्रीति वर्मा। इस नंबर से रिलेटेड और कोई खास बात? सर, प्रीति ने इतनी बार कॉल किया, लेकिन इसने केवल 2 या 3 कॉल्स ही रिसीव किए। यानी विशाल इस प्रीति को अवॉइड कर रहा था। जिस दिन विशाल का मर्डर हुआ उस दिन की सुबह ही विशाल ने प्रीति से लगभग 1 मिनट बात की है। और सर, एक बात और, विशाल के फोन में प्रीति नाम के इस फोल्डर में ये सारी पिक्स मिली। सर, 1 मिनट सर, एक फोटो पीछे से। ये तो वही स्कार्फ है जिससे विशाल को स्ट्रैंगुलेट किया गया था। जिस दिन विशाल का मर्डर हुआ उस दिन विशाल ने प्रीति का फोन उठाया और उनकी उस दिन बात भी हुई, लेकिन मर्डर के बाद इस नंबर से एक भी कॉल नहीं आया। एड्रेस पता करो इसका। सर, हमने प्रीति के नंबर से उसका एड्रेस भी निकाल लिया है। अब आगे की कहानी ये प्रीति ही बताएगी।
एक्सक्यूज मी, हाँ जी। प्रीति यहीं पे रहती है ना? हाँ जी, आप कौन है? मैं उसकी लैंडलॉर्ड हूँ। वो यहाँ पे पीजी में रहती है। ये इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती है। रूम कौन सा है उसका? सर वो तो नहीं है इस वक्त घर पे। प्रीति, समीर, अंकल आंटी दोनों सदमे में हैं। अंकल अंकल मुझे अभी अभी विशाल के बारे में पता लगा। आप प्लीज मत रोइए, प्लीज अंकल। प्रीति, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों मारा तुमने विशाल को? क्या हुआ था उस दिन? जी सर, मैंने विशाल को तुमने कैसे मारा और विशाल को किस करने से पहले तुमने उसका गला घोटा था या बाद में? सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सीधा साधा सवाल कर रहा हूं जिसका सीधा साधा जवाब चाहिए। विशाल को तुमने कैसे मारा? मैं विशाल को क्यों मारूंगी? मैं तो उससे प्यार करती थी। लेकिन विशाल तुमसे प्यार नहीं करता था। वो तुम्हें हर तरीके से अवॉइड कर रहा था, तुम्हारे कॉल्स रिसीव नहीं कर रहा था और इसीलिए तुमने उसको मार दिया। आई नो कि वो मुझे अवॉइड कर रहा था। हमारे बीच में कुछ डिफरेंसेस थे सर। मैंने बहुत कोशिश की कि हमारे बीच के डिफरेंसेस कम हो जाएं। इनफैक्ट दिवाली के कुछ दिन पहले मैं उसके घर भी गई थी। अरे अरे प्रीति, क्या कर रही है? सब छोड़ दे। अरे देख, अभी और बहुत सारे काम पड़े घर में, रंगोली भी बनानी है। आ नीचे। अरे बस बस मम्मी, इस फैन के साथ साथ घर का सफाई मिशन भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद हॉल में जाके रंगोली बना लेंगे। तेरे आने से मुझे कितनी सहूलियत हो गई है। देखना, प्रीति के आने से घर में कितनी रौनक आ गई है। हाँ माँ। प्रीति तुम नीचे उतरो। माँ वो कुछ जरूरी काम था तो तुम हम लोग होके आते हैं थोड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ बस हम अभी आते हैं माँ। ठीक है? ठीक। बोलो, यहाँ क्यों लाए? क्योंकि मैं अपनी माँ के सामने तुमसे बातचीत नहीं करना चाहता था। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं चाहता कि तुम अब मेरी माँ से मिलो भी कभी। विशाल, लेकिन ऐसा क्यों? प्लीज, इतना स्वीट बनकर किसको क्या दिखाना चाहती हो? किसको इम्प्रेस करना चाहती हो, मेरी माँ को या मुझे? तुमने ही कहा था ना विशाल कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के क्लोज आना चाहिए। अब मैं वैसा कर रही हूँ तब भी तुम्हें प्रॉब्लम है। प्रीति, 6 महीने पुरानी बात मत दोहराओ। वो तुम ही थी जिसे मेरे माँ बाप से इतनी परेशानी हुआ करती थी। मेरी माँ की भूलने की बीमारी को लेकर कितनी इंसल्टिंग बातें कही थी तुम। और क्या कहा था मुझसे कि नौकरी लगने के बाद मैं उनको छोड़ दूं। मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं दोगे क्या? प्लीज। प्रीति, गलती सुधर सकती है, आदत बदल सकती है, लेकिन फितरत नहीं। गुस्सा और घमंड तुम्हारे बेसिक नेचर में। और कल को शादी के बाद अगर तुमने मेरे माँ बाप के साथ वो सब फिर से नहीं, उनका फिर क्या होगा? इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। आई प्रॉमिस, मैं बदल के दिखाऊंगी। आई एम सॉरी बट अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं। लेकिन क्यों विशाल? क्योंकि मेरी जिंदगी में अब कोई और आ चुकी है। कौन है वो लड़की? मुझे नहीं पता सर। बस मुझे इतना पता है कि उस दिन के बाद से विशाल ने मुझे पूरी तरह से अवॉइड करना शुरू कर दिया था। ये जो लड़की जिसके बारे में तुम बता रही हो, इसे विशाल के अलावा कोई और भी जानता है? हाँ, शायद समीर को पता होगा। ये समीर कौन है? समीर विशाल का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। हम समीर से पूछताछ करेंगे, लेकिन तब तक तुम पुलिस हिरासत में रहो। सर, लेके जाओ। मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, मैंने विशाल को नहीं मारा है। ये क्या कर रही हैं आप? तुम विशाल को कब से जानते हो? सर, मैं और विशाल करीब 1 साल से अच्छे दोस्त थे। वो कुछ दिनों से परेशान था क्या? नहीं तो। ऐसा कैसे हो सकता है? गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने के बाद तो कोई भी अपसेट रहेगा। नहीं, इनफैक्ट वो प्रीति से ब्रेकअप के बाद और भी कुछ करने लगा था। उसकी किसी से फ्रेंडशिप हो गई थी।
वो घंटों तक लैपटॉप पर बैठे उसी से चैटिंग करता था। किससे दोस्ती हो गई? ऐसा उसने कुछ बताया नहीं, पर कहता था कि सही वक्त आने पर खुद उससे इंट्रोड्यूस करवा देगा। प्रीति और विशाल के ब्रेकअप के बाद इन दोनों में तनातनी बढ़ गई थी। इसके बारे में कोई और जानकारी है तुम्हें? हाँ सर, एक मिनट। ये देखिए, प्रीति ने कुछ दिन पहले विशाल को ये मैसेज किया था जो विशाल ने मुझे फॉरवर्ड किया। अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो किसी और की भी नहीं होने दूंगी। ये मैसेज तुमने भेजा था ना? विशाल तुम्हारा नहीं हो सका तो तुमने उसे जान से मार दिया। मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो कितने टाइम से उसे मिली भी नहीं हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। जिस दिन उसका मर्डर हुआ था तुम्हारी और विशाल की फोन पे बात हुई थी, रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। दरअसल सर, उस दिन हम लोग मिलने वाले थे। मैं कुछ बात करना चाहती थी उसे अपने रिलेशन के बारे में। और तुम लोग मिले, उसने तुम्हें छोड़ दिया और बदला लेने के लिए तुमने उसे जान से मार दिया। मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि उस दिन तो ये हुआ था कि तो जिस दिन विशाल का कत्ल हुआ उस दिन तुम मनवा भान टेकरी पर उसका इंतजार कर रहे थे। किसी ने तुम्हें देखा होगा वहां पर इंतजार करते हुए? जहां हम लोग मिलते थे वहां नॉर्मली बहुत कम लोग आते थे। वेरी कन्वीनियंट। तुमने इंटेंशनली एक ऐसी जगह चुनी जहां पर कोई आता जाता नहीं है। मुझे एक आइसोलेटेड जगह चाहिए थी। ये हमें विशाल की बॉडी से मिला। ये मर्डर वेपन है। इससे विशाल को स्ट्रैंगुलेट करके मारा गया था। ये तुम्हारा ही है ना? देखो। हाँ, लेकिन ये तो एक मिनट में आती हूँ। प्रीति, क्या ढूंढ रही है? मेरा स्कार्फ पता नहीं मिल नहीं रहा। तुम लोगों ने देखा क्या? मेरा स्कार्फ यहाँ रखा था। एक और कन्वीनियंट स्टोरी। प्रीति, प्रॉब्लम यह है कि मैं चाहकर भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम्हारे पास मर्डर करने का मोटिव है। मर्डर लोकेशन पे ना होने का कोई एविडेंस नहीं है। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। अब सिर्फ गुनाह कबूल करने की देरी है। तो बताओ, क्यों मारा तुमने विशाल को? सर, आई रियली लव्ड हिम अ लॉट। मैं क्यों मारूंगी उसको? अगर मैंने उसे मारा ही होता तो ये स्कार्फ क्यों छोड़ा होता मैंने वहां पे? प्यार, पैशन, मोहब्बत, ये इंसान से बड़े बड़े गुनाह करवाते हैं, लेकिन हर गुनहगार कोई ना कोई गलती जरूर करता है। वही गलती तुम भी कर बैठी प्रीति। पुलिस की नजर में प्रीति हर लिहाज से विशाल की मौत के लिए जिम्मेदार थी। हालात भी उसी की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन फिर भी प्रीति ने ही विशाल को मारा है, इस बात का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। वो भी तब जब ये बात सामने आई कि विशाल की जिंदगी में प्रीति को छोड़ने के बाद भी कोई आया था। कौन था ये व्यक्ति? क्या इस व्यक्ति का विशाल की मौत से कोई संबंध था? जिस स्कार्फ से विशाल का गला घोटा गया था वो प्रीति का ही था, लेकिन प्रीति के अनुसार वो उसी रोज सुबह उस स्कार्फ को खो चुकी थी। इन सभी तथ्यों के पीछे कोई तो था। कौन था वो? शांति, अब ज्यादा मत सोचो, खाना शुरू करो। नहीं खाया जाता। देखो, अगर तुम नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। क्या फर्क पड़ता है? अरे जीने की इच्छा ही किसे है? मेरी जिंदगी मेरे बेटे से थी। जब वो ही नहीं तो मैं किसके लिए जीऊं? शांति, शांति, शांति। मैंने जो दवाइयां लिख करके दी हैं आप वो शांति देवी को रेगुलरली देते रहिए। शांति, आप लेटे रहिए। हाँ, आपको आराम की जरूरत है। हाँ, आराम करो, आराम करो। क्या हुआ था? कुछ नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तुम्हें खाली कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था। वैसे घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक है। बस तुम खाती पीती रहो। अच्छा बाबा, ठीक है, सब खा लूंगी, लेकिन
सुनो, ये ना चक्कर वाली बात विशाल को मत बताना, नहीं तो बहुत गुस्सा करेगा मेरे ऊपर। सर, दूसरी लड़की का नाम शीतल जैन है। मैंने साइबर सेल से विशाल के फ्रेंड्स बुक अकाउंट से सारी डिटेल्स निकलवा ली है। और सर, इनके बीच के ये सारे कन्वर्सेशन पिछले 2 महीने के अंदर अंदर हुए। कुछ खास पता चला इससे? इन कन्वर्सेशन से साफ पता चल रहा है कि कैसे इनके दोस्ती से प्यार का सफर तय हुआ पिछले 2 महीने में। पहले फॉर्मल से फ्रेंड्स, फ्रेंड से गर्लफ्रेंड, मतलब टिपिकल यंगस्टर्स का रोमांस। नेचुरल प्रोसेस है। और सर, इन सारे कन्वर्सेशन में विशाल सिंह ने शीतल जैन से कम 10 बार मिन्नतें की हैं उससे मिलने के लिए, लेकिन शीतल जैन ने हर बार मना किया है। इसका मतलब विशाल इस लड़की से कभी नहीं मिल पाया था। यस सर, इससे तो यही लग रहा है। अब तो इस शीतल जैन से मिलना जरूरी हो गया। एक काम करो सर, इस शीतल जैन के फ्रेंड्स बुक, ईमेल्स और मोबाइल चैट्स सबके कंप्लीट डिटेल्स निकलवाओ। ओके सर। सर, ये शीतल जैन का फ्रेंड्स बुक अकाउंट है। ये उसकी कई सारी तस्वीरें भी अपलोड हैं। लेकिन सर, मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोटिस की है। इसकी फ्रेंड लिस्ट में एक ही फ्रेंड का नाम है, विशाल सिंह। ये तो बड़ी अजीब बात है। बड़ी अजीब लड़की होगी ये। सर, ये अकाउंट और फोटो अलग अलग साइबर कैफे से अपलोड किए गए हैं, इसलिए सर इसका आईपी एड्रेस पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी सर हम कोशिश करेंगे। तुमने नोटिस किया इनमें से कई तस्वीरों के पीछे मोती मस्जिद दिख रहा है। ये मोती मस्जिद ही है ना? यस सर। इसका मतलब वो लड़की मोती मस्जिद के आसपास कहीं रहती है। हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मोती मस्जिद के आसपास के दुकानदारों और वहां पर चलने वाले लोगों को वो फोटो दिखाओ। इतना तो कंफर्म्ड है कि शीतल वहीं कहीं रहती है। उसे ढूंढने में हमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ओके सर। यादव, तुम उस तरफ पूछो, मैं इस तरफ पूछता हूँ। ओके सर, कम ऑन। इस लड़की को कहीं देखा है? हाँ सर, ये आती रहती है, दूसरे माले पे रहती है। फ्लैट नंबर 201 में रहती है सर। 201? जी सर। शीतल जैन? शीतल जैन? ये फोटो तुम्हारी है? जी हाँ, लेकिन आपको कहाँ से मिली? तुमसे एक मर्डर केस के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। पूछताछ? कैसी पूछताछ? ये देखिए, ये आप ही की तस्वीर है ना, जो यही ली गई है, जिसके बैकग्राउंड में मोती मस्जिद दिखता है? हाँ, लेकिन मैं आपसे कितनी दफा कह चुकी हूँ, मेरा नाम शीतल जैन नहीं है, मेरा नाम गौरी है, गौरी पाठक। ये अकाउंट आप ही का है ना? ये अकाउंट मेरा है ही नहीं, मैंने ऐसा अकाउंट कभी ओपन किया ही नहीं है। और विशाल नाम के लड़के से आपकी ये लंबी लंबी कन्वर्सेशन, ये प्यार भरे मैसेजेस जो आपके इस विशाल नाम के लड़के से हुए। लेकिन आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं किसी विशाल नाम के लड़के को नहीं जानती हूँ, और मैं भला ऐसे चैटिंग क्यों करूंगी? आई एम हैप्पीली मैरिड। मेरे हस्बैंड अभी कुछ ऑफिस के काम से बाहर गए, तो जैसे आएंगे आप उनसे पूछ सकते हैं। ये देखिए, ये है मेरा आईडी प्रूफ, और ये है मेरा ओरिजिनल फ्रेंड्स बुक अकाउंट, जिसमें 884 फ्रेंड्स हैं, आप देख सकते हैं। हेलो, हाँ कुरैशी, मुझे अर्जेंटली एक इंफॉर्मेशन चाहिए। 2 नाम नोट करो, शीतल जैन, गौरी पाठक। इन दोनों नाम के फ्रेंड्स बुक अकाउंट की कंप्लीट डिटेल्स चाहिए मुझे। थैंक यू कुरैशी। विशाल नाम का कोई लड़का नहीं है, जबकि दोनों ही अकाउंट में तुम्हारी तस्वीरें हैं, वो भी एक जैसी। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसने मेरे साथ इतना भद्दा मजाक किया है। हाँ कुरैशी। सर, शीतल जैन के फ्रेंड्स बुक अकाउंट में जो फोटो अपलोड हुआ है वो गौरी पाठक के कंप्यूटर से नहीं हुआ है, बल्कि सर हमने गौरी पाठक और शीतल जैन दोनों के अकाउंट में एक बहुत ही खास डिफरेंस नोटिस किया है। सर, जब भी गौरी पाठक ने कोई फोटो अपलोड किया है, ठीक उसके अगले ही दिन फेक अकाउंट में भी वही फोटो अपलोड हुआ है।
इसका मतलब कोई बहुत क्लोजली इनके अकाउंट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, थैंक यू कुरैश। सब तस्वीरें सेम है, ये देख रहे हो। ओरिजिनल अकाउंट में जो फोटो है वही फेक अकाउंट में पहले यहां अपलोड की जाती, फिर इसमें। ठीक, गौरी जी, आपकी ये फोटो ओरिजिनल अकाउंट में नहीं है। इसका मतलब ये फोटो बिना ओरिजिनल अकाउंट से कॉपी किए हुए डायरेक्टली फेक अकाउंट में अपलोड किया गया है। किसने खींचा ये फोटो? वो मेरे हस्बैंड ने, अरुण ने। तो फिर ये फोटो फेक अकाउंट में कैसे पहुंची? आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, आप मेरी बात का जो मतलब निकालना चाहे निकाल सकती हैं। आपने कहा आपके हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, उन्हें फौरन बुलाइए। कहीं आप मेरे हस्बैंड पर तो शक नहीं कर रहे हैं ना? हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इस वक्त हमें आपके हस्बैंड से पूछताछ करनी है। जो मैं कह रहा हूं वो कीजिए, बुलाइए उनको। हेलो, किया क्या मैंने? अरुण पाठक तुम ही हो ना? हाँ, गौरी पाठक के हस्बैंड। तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। प्रीति की जांच पड़ताल के बाद पुलिस को किसी शीतल जैन का सुराग मिला, उसकी तस्वीरें मिली, विशाल के साथ उसकी लंबी बातचीत का ब्यौरा मिला। लेकिन जब खुद शीतल मिली तो वो शीतल नहीं बल्कि गौरी निकली। गौरी पाठक, एक विवाहित महिला। गौरी खुद अपने अपराध से अनजान थी। जाहिर था कि कोई उसके नाम का इस्तेमाल करके इंटरनेट पर विशाल से दोस्ती बढ़ा रहा था। इस अपराधी ने विशाल की जान तो ली ही थी, साथ ही कई बेगुनाहों को फंसाने की साजिश भी रची थी। शीतल यानी गौरी की तमाम तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी भी थी जिसके बारे में सिर्फ उसका पति अरुण जानता था। तो क्या वो इस अपराध में शामिल था? देखिए, आपने जितनी भी बातें मुझे बताई हैं इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। आई रियली डोंट नो अबाउट दिस फेक अकाउंट, और ना ही मैं किसी ये विशाल नाम के लड़के को जानता हूँ। आप लोगों से केस सॉल्व तो हो नहीं रहा, तो आप लोग को चाहिए कि स्केपगोट, ताकि उसे मुजरिम बना के आप लोग उसे जेल में डाल सके और मेडल ले सके। स्केपगोट तो तुमने अपनी वाइफ को बनाया, उसे मर्डर केस में फंसा के। क्या गौरी ने तुम्हें शादी के लिए प्रेशराइज किया था या कोई चक्कर वक्कर चल रहा है तुम्हारा? जी नहीं। तो फिर अपनी वाइफ को मर्डर केस में फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बोलो, तुमने विशाल को क्यों मारा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? आप लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने पहले विशाल के मर्डर का फुल प्रूफ प्लान बनाया, फिर अपनी वाइफ का शीतल जैन नाम से एक फेक फ्रेंड्स बुक अकाउंट खोला और अपने वाइफ के ओरिजिनल अकाउंट से उस फेक अकाउंट पर पिक्चर्स अपलोड की। ईमेल से चैट करके तुमने विशाल को शीतल जैन यानी अपनी वाइफ का दीवाना बना दिया और फिर उसका मर्डर कर दिया। और मर्डर करके ऐसे इजी क्लूज छोड़ दिए कि पुलिस आसानी से तुम्हारी वाइफ तक पहुंच जाए। तुमने फेक अकाउंट में एक ऐसी पिक्चर अपलोड कर दी जो तुम्हारे वाइफ के ओरिजिनल अकाउंट में नहीं थी, जो तुम्हारे मोबाइल फोन से खींची हुई थी और मोबाइल फोन से ही अपलोड की गई थी। क्या एक मिनट मुझे वो फोटो दिखाएंगे प्लीज? अरे बस ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना, हिलना मत, हिलना मत। क्यों, क्या हुआ? बहुत कमाल की लग रही हो, इसी बात पे एक फोटो तो बनती है। जस्ट स्टे देयर पे, बहुत अच्छे लग रहे हो। अब मुझे याद है, ये पिक तो मैंने ही ली थी। और फिर गलती से तुमने उसे फेक अकाउंट में डाल दिया। यही बात है ना? या कोई और कहानी बनाने की सोच रहे हो? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे याद है उन दिनों मेरा फोन खराब था, तो मैं सोनू का फोन यूज कर रहा था। ये तस्वीर मैंने उसी के फोन से ली थी। ये सोनू कौन है? तो इस सोनू ने गौरी के ओरिजिनल फ्रेंड्स बुक अकाउंट से फोटो कॉपी की और उन्हें शीतल जैन नाम के फेक अकाउंट में अपलोड किया। विशाल गौरी के इस फेक अकाउंट वाले फोटोग्राफ्स को देखकर उससे प्यार करने लग जाता है। वो ये नहीं जानता था कि जिससे वो प्यार कर रहा है वो शीतल जैन नहीं, गौरी, और गौरी इन सब बातों से अनजान। सर, उम्मीद करता हूँ कि इस बार हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस केस में शक सिर्फ एक से दूसरे की तरफ जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ दौड़ रही है, कहीं पहुंच नहीं रही है। सर, पहले हम सोनू से मिलते हैं। क्या पता सोनू फिर से कोई नया सस्पेक्ट सामने ले आए। सर, लेडीज कपड़े।
वो लड़की जोनो उर्फ समीर। देखिए, मेरे कजन अरुण और मेरी भाभी गौरी का इन सब में कुछ भी लेना देना नहीं है। प्लीज आप उन्हें कुछ मत करिएगा। लीगल एडवाइस देने के लिए नहीं बुलाया तेरे को यहाँ पर। जो पूछा जा रहा है उसका सही से जवाब दे। बोल। मैंने गौरी भाभी की पिक्चर्स सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करी क्योंकि मैं जानता था कि विशाल उन फोटोज को देखकर उनका दीवाना हो जाएगा, लेकिन भाभी को इसकी भनक नहीं है। ये बता, विशाल से क्या दुश्मनी थी तेरी? दुश्मनी नहीं, मुझे उससे मोहब्बत थी। हाँ, I loved him। कहने को तो मैं दुनिया के लिए लड़का हूँ, लड़कों जैसा दिखता हूँ, लड़कों जैसा बोलता हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक लड़की की आत्मा बसती है, और इस लड़की की जिंदगी में आने वाला पहला लड़का था विशाल। sorry. No problem. Hi. समीर। विशाल। समीर, धीरे धीरे हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। ये देख भाई, मैं टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीत के आया हूँ। सर्टिफिकेट। वाओ, कांग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मैं चाहकर भी विशाल के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाया। बस मन ही मन समीर बनकर कई सपने बुनते रहा। उसे पाने के लिए पहले प्रीति को उसकी जिंदगी से निकालना जरूरी था। मैं जानता था कि प्रीति विशाल के पेरेंट्स को पसंद नहीं करती, और उन दोनों के बीच में विशाल की माँ की बीमारी को लेकर कई लड़ाई झगड़े लगे रहते। मैंने इसी चीज का फायदा उठाया, और वहीं से मैंने विशाल के दिमाग को पॉल्यूट करने की शुरुआत करी। विशाल, क्या हुआ? तो कुछ अपसेट लग रहा है आज? कुछ नहीं। कहने को तो तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बोलते हो ना, और अपने फ्रेंड से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। अच्छा, जरूर प्रीति ने तुमसे झगड़ा किया होगा। हाँ विशाल, एक बात कहूँ तुमसे, प्रीति ना तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, she is so arrogant and insensitive। अभी कल ही की बात है, वो अपने फ्रेंड्स के सामने तुम्हारी मदर के बारे में नहीं, जस्ट लीव इट। क्या बोला समीर? क्या बोलना? चुप क्यों गया? मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन वो तुम्हारी मदर की बीमारी के बारे में जोक्स कर रही थी। हाँ, सब लोग हंस रहे थे। मुझे सच में बहुत बुरा लगा। अच्छा हाँ, मुझे ना एक काम याद आ गया, तो मैं तुमसे बाद में आके मिलता हूँ। तुम ध्यान रखो अपना। मेरे भड़काने से उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फाइट्स तो बढ़ गई, पर अभी भी विशाल प्रीति को नहीं छोड़ पा रहा था, और इसीलिए मैंने शीतल जैन नाम के कैरेक्टर को जन्म दिया। हेलो हेलो शीतल, मैंने
इसलिए फोन किया था कि मैं आज प्रीति से आखिरी बार मिलने जा रहा हूँ। नहीं, तुम्हें प्रीति से नहीं मिलना चाहिए। तुम्हें पता है वो तुम्हें ट्रैप कर रही है। यू डोंट वरी, मैं आज वो चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दूंगा। अगर तुम आज उसके पास ना जाने का प्रॉमिस करो तो मैं आज तुम्हें मिल सकती हूँ। क्या सच में? और उस दिन मैंने विशाल को अपनी सच्चाई बताने का फैसला कर लिया था। अगर वो मुझे एक्सेप्ट कर लेता तो ठीक था, वरना प्रीति के स्कार्फ से उसका गला घोट देता, जो मैंने कुछ दिन पहले ही चुराया था। मेरा स्कार्फ पता नहीं मिल नहीं रहा। तुम लोगों ने देखा क्या? मेरा स्कार्फ यहाँ रखा था। प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी तुम्हारी, लेकिन फुल प्रूफ नहीं थी। प्लान और नो प्लान, विशाल या तो मेरा होता या फिर किसी का भी नहीं। शीतल, ये क्या है? विशाल, मैं ही शीतल हूँ। क्या तू पागल हो गया? जाकर चेंज कर गया। विशाल, तुम इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मतलब समीर, तूने इतना बड़ा झूठ बोला? शिट मैन। विशाल प्लीज लिसन टू मी। विशाल, विशाल आई रियली लव यू। मैंने जब से तुम्हें देखा है ना, मैं तुमसे प्यार करने लगी। देखो, तुम इतना प्यार करने वाली कभी नहीं मिलेगी, और मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये क्या फालतू बात कर रहा है? विशाल, विशाल अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपना सेक्स भी करवा लूंगी। हाँ, हम लोग ना एक हैप्पी कपल की तरह रहेंगे। हाँ, वी विल लिव हैप्पीली आफ्टर टुगेदर। प्लीज विशाल, मेरे प्यार को अपना लो विशाल, प्लीज। विशाल, पागल हो गया क्या? शिट मैन, यू आर। अरे शादी तो बहुत दूर की बात है, तुम जैसे घिनौने इंसान की शक्ल तक देखना नहीं चाहता मैं, ना इस जन्म में ना किसी और जन्म में। सिक, बात नहीं करना अच्छा मुझसे। अगर विशाल मान गया होता तो हम लोग इस दुनिया के सबसे हैप्पी कपल होते। क्या हो सकता था, क्या नहीं, ये सब सोचने के लिए जेल में तुम्हारे पास बहुत वक्त होगा। सुनिए जी। हाँ, मैं क्या कह रही हूँ कि आजकल ना मुझे पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है। क्यों? ऐसा लगता है जैसे मैंने विशाल को पता नहीं कब से नहीं देखा। एक तो वो घर में भी नहीं दिखाई देता ना आजकल। तुम बैठो बैठो। पहले आज सुबह तुमने विशाल से कितनी सारी बातें की थी। हाँ, तुमने उसका टिफिन तैयार किया था, और फिर जाते जाते तुम्हारा आशीर्वाद लेके भी गया था। अच्छा, सच में? सुनो, तुम फटाफट खाना तैयार करो। आज तुम विशाल की पसंदीदा मटर पनीर सब्जी बना रही हो ना? हाँ। चलो चलो, फिर देर हो जाएगी। हाँ, जल्दी जल्दी बनाती हूँ, नहीं तो कहेगा कि मम्मी जल्दी जल्दी खाना दो, भूख लग रही है। हेलो
हाँ हेलो, आकाश तुम्हारे घर आया क्या? नहीं नहीं, अगर वो तुम्हारे घर आता तो प्लीज मुझे फोन कर। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। जी जी जी। सुरेखा शांत हो जाओ, तुम्हारी वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मेरा बेटा घर नहीं लौटा है, तुम्हें तो जैसे कोई चिंता ही नहीं है ना। वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, मेरा भी बेटा है। मुझे भी उसकी चिंता हो रही है। हर जगह ढूंढ के आया हूं मैं उससे, सारे दोस्तों से पूछ रहा हूं मैं उसके। वो स्कूल से ऐसे कहाँ जाएगा? देखो, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे मेरा बेटा ला कर दो। हेलो, ध्यान से सुन, तेरा बेटा आकाश मेरे पास है। सुना है बहुत पैसे दबाया है तू, चल उसमें से 5 लाख ढीले कर। कौन? तुमने क्यों? मैं कौन है जान के तेरा भला नहीं होने वाला। जितना बोला है ना उतना कर। 5 लाख का इंतजाम करके रख। और हाँ, पुलिस के पास गया ना तो तेरे को तेरे बेटे का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, समझा? हेलो, देखो मेरी आकाश से बात करवाओ। हेलो सुनो, हेलो हेलो। क्या हुआ? कौन था? कहाँ है आकाश? कुछ बताते क्यों नहीं हो? बताओ ना, कहाँ है वो? भाऊ सांग ना काय झालं, कुठे तो? मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। हाँ। क्या चाहते हो तुम? हाँ, वो आकाश को मार दे। उसने बोला था ना कि हम पुलिस के पास ना जाए। वो जितने भी पैसे मांग रहे हैं ना उसको दे दो। प्लीज मेरे बेटे को लेके आओ, प्लीज आकाश को लेके आओ। हेलो हेलो, मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे। तेरे सामने वो बड़े वाला मिट्टी का ढेर दिख रहा है? हाँ है। वहां पे जाके पैसे रख। मैंने बैग रख दिए। मेरा बेटा कहाँ है? तेरे राइट साइड में बड़े बड़े पाइप दिख रहे हैं? हाँ दिख रहा है। उसमें तेरा बेटा है, जाके ले ले। हाँ। आकाश, 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 आकाश। आकाश देसाई, 10 साल के आकाश को स्कूल से घर लौटते हुए अगवा किया गया। क्यों किया गया था उसे किडनैप? पैसों के लिए, या फिर किसी निजी दुश्मनी का बदला लेने के लिए, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे लोग थे जो बच्चों को अगवा कर उन्हें बेचते? जब भी ऐसी घटना घटती है तो पहले पुलिस को इत्तला करना जरूरी होता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? देखो, शादी की खुशी में दिन ब दिन निखरता ही जा रहा है। आई, देख ना काकी मुझे छेड़ने का मौका ही नहीं छोड़ रही है। अरे छेड़ कहाँ रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ शादी की खुशी में फूल गया है, अब वही आके तुम्हारी सारी हवा निकालेंगे। काकी आप भी ना, चलो। अरे मंगेश, अरे आ गए बेटा तुम? हाँ हाँ, कैसे हो? बस सुखीरा। अरे विकास, अभिनंदन। थैंक यू। अभी तू भी फंस गया। अभी तुझे पता चलेगा आटे दाल का भाव। अरे सुरेखा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो बेटा? आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। चलो। आओ, तुम भी फ्रेश हो। हाँ हाँ, आता हूँ। हाँ। भाभी तुम मुझे समझने की कोशिश तो करो। ये शादी मैं नहीं होने दूंगी। तुम्हारा और मेरा वो वाला वीडियो अभी तक मेरे पास है, देखना है? ये देखो, देखो। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तो तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? विकास, तुमने अगर ये शादी नहीं तोड़ी ना तो मैं सबको तुम्हारे और मेरे बारे में बता दूंगी, याद रखना। या तुम्हें पर मेहंदी काढ़ा? नहीं नहीं, तुम लोग निकालो, बहुत काम पड़ा है अभी, मैं बाद में निकालती हूँ।
बाबा बाबा मुझे आइसक्रीम चाहिए। नहीं, आइसक्रीम खाने से सर्दी होती, नहीं मिलेगा आइसक्रीम। बाबा चाहिए। मैं देखता हूँ। नमस्कार काका। अरे आप आइए आइए आइए। मंगेश, इनकी पहचान करा देता हूँ। यह है प्रताप शिंदे। नमस्ते। नमस्ते। और ये उनकी बहन शिल्पा, हमारी होने वाली बहू। और ये उनकी मिसेस सुरेखा। वो हम विकास के लिए नए जूते लाए थे, उसकी ट्रायल करवानी थी ना, इसलिए आए हम लोग। या विकास की याद आ गई इसलिए जूतों का बहाना बनाया। अरे क्या। चलो मैं तुझे उसके रूम में लेके चलती हूँ। चलो बैठिए बैठिए बैठिए। आओ जा। कौन है? आजा। विकास, ये देख, तेरी होने वाली बीबी जूते दिखाने के बहाने तुझसे मिलने आई है। तुम दोनों बातें करो, मैं चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है। ये जूते ट्राई कर लीजिए ना प्लीज। प्रताप भाव लाए हैं रिसेप्शन में सूट के साथ पहनने के लिए। साइज छोटी होगी तो सुबह चेंज हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं बाद में देखता हूँ। ठीक है। शिल्पा, एक मिनट। शिल्पा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है। शादी का माहौल था, सब खुश थे, लेकिन कुछ रिश्ते उलझे हुए दिखाई दे रहे थे। विकास शादी कर रहा था तो सुरेखा को, जो कि उसकी भाभी थी, उसका इससे क्या सरोकार हो सकता था। दूसरी तरफ नायगांव में एक घटना घटी जो नायगांव के लिए नई थी और किसी हादसे से कम नहीं थी, इसलिए खलबली मचना जायज था। पुलिस ने मौके पर जाकर कार्रवाई की थी और पता लगाने की कोशिश की थी कि ये लाश आखिर है किसकी, जिसमें एक बात सामने आई थी कि ये औरत नायगांव की तो नहीं थी। तफ्तीश में पुलिस को लाश की पहचान तक पहुंचने का रास्ता मिल चुका था और उन्होंने अपनी कार्रवाई भी आगे बढ़ा दी थी, जो किसी की जिंदगी में तूफान लाने वाली थी। मंगेश बेटा, अरे कहाँ हो तुम दोनों? सुरेखा कहाँ गई? गुरुजी तुम दोनों को बुला रहे, रस्म का टाइम हो रहा है। काकी, मुझे क्या पता कहाँ है, कहाँ जाती है, क्या करती है, कुछ बताती नहीं है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? वो बीवी है तुम्हारी, और कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? क्या हुआ, तुम दोनों में झगड़ा हुआ है क्या? शुभमंगल सावधान तदेव लग्नं सुदिनं तदेव या बलं दैव बलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहोस्फुरामि शुभमंगल सावधान। आप में से मंगेश देसाई कौन है? आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। सुरेखा, साहब, हम पूना में रहते हैं। यहाँ मेरे चचेरे भाई विकास के शादी में आए थे। तुमने उसे आखिरी बार कब देखा था? अगर इतनी देर रात से वो घर से बाहर निकली थी तो कुछ तो बता कर गई होगी। नहीं सर, उसे एक फोन आया था और वो चली गई। हेलो, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? मैं 10 मिनट में आती हूँ।
फिर सुबह तक तुमने ये जानना जरूरी नहीं समझा कि तुम्हारी बीवी घर पे आई है या नहीं? साहब शादी का घर है, कई सारे मेहमान हैं, मुझे लगा वापस आकर किसी काम में उलझ गई होगी। उसके यहाँ पर किसी के साथ जान पहचान थी? हो सकता है उसे मिलने के लिए निकली हो। हम यहाँ नायगांव में किसी को नहीं जानते, बस मेरे काका का घर है जिनके यहाँ ये शादी है, और वो सोलापुर से थी। सर उसका मेरे अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी बीवी एक दूसरे शहर में जहां तुम्हारे परिवार के अलावा वो किसी को जानती तक नहीं है, देर रात घर से निकलती है किसी को मिलने के लिए, और तुम ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि वो किससे मिलने जा रही है, घर वापस आई है या नहीं आई है। अब तुम अपने आप बोलोगे या हम बुलवाएं? साहब मेरा यकीन कीजिए साहब, वैसे भी हम दोनों में ज़्यादा बातें नहीं होती थी। क्यों? वो मुझसे तलाक लेना चाहती थी। मैं तुमसे छुटकारा चाहती हूँ। क्यों तुम बसे बसाए घर को तोड़ना चाहती हो? क्या ये बसा बसाया घर है? ये वो घर है जहाँ दो लोग बेवजह रहते हैं, जिनको अगर महीनों भी एक दूसरे की शक्ल ना दिखे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम बस नाम के पति रह गए हो। तुमने कभी सोचा है कि आकाश पर क्या बीतेगी? आकाश को तुम अपने साथ रख लो, मुझे नहीं चाहिए वो। सर बोलो बाबा, कुछ लीड मिला? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुरेखा का कत्ल गला दबाकर ही किया गया है, वो भी रात को 10 बजे से 12 बजे के बीच में। अगर मंगेश को सस्पेक्ट माने तो उसके घर वालों का कहना कि उस वक्त मंगेश घर पर ही मौजूद था। सर ये भी तो हो सकता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हो उसे बचाने के लिए। मुझे भी वैसे लग रहा है। पवार एक काम करो, तुम और सुरवे दोनों पुणे जाओ, मुझे लगता है इस केस का सिरा वही मिलेगा। ओके सर। आकाश ने अपनी मां को खो दिया था, लेकिन वो अब भी सुरेखा का इंतजार कर रहा था। वो नहीं जानता था कि उसकी मां के साथ क्या घटा था। सुरेखा के केस में पुलिस पूरी मेहनत के साथ छानबीन कर रही थी, लेकिन ये केस जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। विकास के घर वाले पुलिस को सहयोग नहीं दे रहे थे और प्रताप राव अपनी पॉलिटिकल ताकत का पूरा फायदा उठा रहा था। जब नायगांव में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता दिखाई दिया तो उन्होंने अपना रुख पुणे की तरफ कर लिया। वहां उन्होंने हर वाजिब पूछताछ की और पुलिस को जो उम्मीद पुणे से थी वो कुछ हद तक सही साबित हुई और उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। मंगेश तो बहुत अच्छा है साहब, अपने काम से काम रखता है, पर पता नहीं उसके पत्नी के साथ क्यों बनती नहीं थी। साहब पहले तो सब ठीक था, पर धीरे धीरे उनके घर से झगड़े की आवाज़ बहुत आने लगी। कभी कुछ पता चला कि उन दोनों में झगड़ा क्यों होता था? झगड़े की वजह क्या थी? साहब जब से वो विकास इधर रहने आया तब से झगड़े बढ़ रहे थे। 5 महीने इधर रहकर गया वो, बीच में अफवाह उड़ी उसका और सुरेखा का कुछ चक्कर चल रहा था क्या? हाँ साहब, हम दारू पीने बैठे थे तब उसने खुद बताया था ऐसा। साहब वो लोग बकवास कर रहे, कुछ भी बातें बना रहे। मेरा और भाभी जी का कोई चक्कर नहीं था, मैं सिर्फ उनके घर में रहता था। मुझे लग रहा है मेरी यही गलती हुई। और एक गलती भूल रहे हो, शबनम बार जाने की गलती और तुम्हारे दोस्त शंकर के सामने तुम्हारे और भाभी के रिश्ते के बारे में कबूली देने की गलती। बहुत बड़ी गलती हो गई यार मेरी। मेरे को लगता था मैं जितना दिन उधर हूँ उतना दिन ऐश कर लूँ, मज़ा कर लूँ। वैसे भी उसको बाल बच्चे है, परिवार है, कुछ टेंशन ही नहीं ना, लेकिन मेरे ही गले में पड़ गई वो। मैं जो बोल रहा हूँ ना वो कर, तो इधर से निकल, नायगांव जा और शादी कर। अरे उसके पास सिर्फ धमकी नहीं है, उसके पास और कुछ भी है। हमारा वीडियो है, वीडियो। एक ही बिस्तर पे हम दोनों। अरे यार नहीं हो सकता यार। तेरे दोस्त शंकर ने आधी कहानी सुनाई है, अब आधी कहानी तू सुनाएगा। जल्दी सुना वरना ये पवार का हाथ बहुत चलता है। वो मेरा और भाभी का चक्कर था साहब,
लेकिन मैंने शुरुआत ना की ना जबरदस्ती की साहब, ये सब उसने शुरू किया था। मैं सिर्फ नौकरी के वजह से पुणे गया था और उसी वजह से उनके घर में रहता था। चलो विकास, निकलता हूँ मैं। हाँ, बाय बाय बाय, शाम को मिलते हैं। यस। नहीं ठीक है भाभी जी। अरे मैं कर देता हूँ। मैं करता हूँ साहब। भाभी जी ठीक है, मैं करता हूँ साहब। भाभी जी लेटर आया है। माँ मर गई। भाभी जी कहाँ जा हाँ? देखो ना, कांटा चुभ गया। कहाँ भाभी जी? यहाँ छुपा है। कांटा कहीं और भी छुपा है, और मुझे नहीं, तुम्हें भी छुपा है ना? विकास। हाँ भाभी। जरा अंदर आना। हाँ आता हूँ। हाँ विकास, जरा पल्लू उठा के कंधे पे रख देना। वो मेरे हाथ पे क्रैम्प आया है, उठाया नहीं जा रहा है। साहब ये सब उसकी मर्जी से हुआ था, बल्कि उसकी वजह से हुआ था। वो मुझ पे ही दबाव डालने लगी। मुझको कहती थी कि मैं मंगेश को तलाक दूंगी और तुझसे ही शादी करूंगी। एक दिन मैं ऑफिस से घर पे आया तो मेरे पास आके बोली कि मुझे पैसों की ज़रूरत है ताकि वो तलाक की अर्जी बना सके। फिर क्या हुआ? मैंने उसको कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो मुझ पे ही भड़की। उसने पैसे के लिए अपने बच्चे को किडनैप किया साहब। क्या? हाँ साहब, उसने अपने बच्चे के बदले 5 लाख रुपए मांगे और मंगेश भाई को भी रोका पुलिस के पास जाने से। बेचारे मंगेश भाई ने अपने बच्चे को छुड़वाने के लिए उस किडनैपर को 5 लाख रुपए दिए। वो किडनैपर तू था? नहीं साहब, मुझे तो तब पता चला जब भाभी ने मुझे मिलने बुलाया था। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये लो, इसमें 1 लाख रुपए है। जाकर वकील को दे देना और बोलना पेपर्स तैयार करें। मैं उस घर में और 1 दिन भी नहीं रह सकती। इतना पैसा कहाँ से लाया तूने? मैं अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है,
पर तुमने किया क्या? इतना पैसा कहाँ से लाया? अपने बेटे को किडनैप करा के। कहते हैं कि माँ की आंखों से अगर उसका बच्चा एक पल के लिए भी ओझल हो जाए तो वो पल माँ के लिए काटे नहीं कटता और उसके दुख का अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता। सुरेखा का कहना था कि ये सब कुछ उसने अपने प्यार के लिए किया है। विकास को जैसे ही मामले की संजीदगी की भनक लगी तो वो पुणे से नायगांव भाग आया। वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन मुसीबत तो उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी, क्योंकि सुरेखा का खून भी नायगांव में ही हुआ था। बेशक अभी तक पुलिस को किसी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, लेकिन शक की तलवार कई लोगों के सर पर लटकी हुई थी और वो तलवार किसी न किसी के सर पर तो गिरने वाली थी, क्योंकि पुलिस ने हार नहीं मानी थी और उनकी छानबीन जारी थी। सर ये देखिए, सुरेखा का कत्ल जहां पर हुआ वहां के दुकान से ये सीसीटीवी फुटेज मिले। सर वो रिक्शा से उतरा और लैंप पोस्ट के पीछे जाकर छुप गया। वो किसी को ढूंढ रहा है सर, शायद सुरेखा को ढूंढ रहा। लेकिन इस फुटेज में सुरेखा तो नहीं दिख रही है। सर ये मर्डर की रात 10:15 बजे के फुटेज है, और अगर मंगेश यहाँ पर था तो इसका मतलब है उसके घर वाले झूठ बोल रहे हैं। आप सब लोगों ने हमसे झूठ कहा था कि ये उस वक्त घर पे मौजूद था। अब चुपचाप क्यों है, बोलिए ना। प्रताप शिंदे, आप ही ने हमारी इंक्वायरी रुकवाने के लिए ऊपर तक फोन घुमाया था ना? कुछ फायदा हुआ? छोड़ो, अब सब कुछ सच सच पकड़ो। मैं उस रात सुरेखा के पीछे गया था। तुम वहां पे रुको, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं 10 मिनट में आती हूँ। मैंने उसे नहीं मारा सर, कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मैं बस ये जानना चाहता था कि वो कौन है जिसके लिए सुरेखा अपना बसा बसा घर तोड़ना चाहती थी। मैं उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। सर इस मंगेश की बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, और अगर वो सच बोल रहा है तो सबसे पहला सस्पेक्ट वही बनता है। और मंगेश से भी पहला शक उस आदमी पर जाता है जिसने उस रात सुरेखा को फोन करके बाहर मिलने के लिए बुलाया। उस आदमी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? सर सुरेखा का कत्ल जिस दिन हुआ उस दिन से उसका मोबाइल गायब है, और उसको सबसे लास्ट कॉल एक पीसीओ से आया था। मैंने पता किया। साहब फोन करने तो दिन भर कई लोग आते हैं और रात को भी कई लोग आए थे, इसे मैं याद रखना मुश्किल है। लेकिन ऐसी कोई खास बात जो तुमने देखी हो या तुमने सुनी हो? करीबन रात को 10 बजे एक आदमी आया था जिसने अपना मुंह रुमाल से ढक दिया था और बहुत हंस भी रहा था। मंगेश सुरेखा की रिक्शा फॉलो कर रहा था, इसका मतलब उसके आगे वाले रिक्शा में सुरेखा होनी ही चाहिए। पुलिस स्टेशन पहुंचते सीसीटीवी फुटेज चेक करना, जूम करके रिक्शा वाले का नंबर मिल रहा है कि नहीं देखो। अगर मिल रहा है तो आरटीओ में उसके बारे में इंक्वायरी करो, रिक्शा वाले से बात करो, शायद हो सकता है वो हमें कुछ बताए। ओके सर। इस औरत को देखा है कहीं? हाँ सर, उसको कुछ दिन पहले मैंने गली नंबर 14 के एंड में छोड़ा था। कोई था उसके साथ या वो अकेली ही थी? वो अकेली थी साहब, लेकिन जहाँ पर मैं उसे छोड़ा था वहाँ एक आदमी उससे मिलने आया था। सर
कामड़े, जूतों के निशान। एक काम करो, और अच्छी तरह से ढूंढो, देखो कहीं कुछ मिलता है क्या। सर। सर। टूटी हुई चूड़ियां, जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। सर, ये पुणे के कैब कंपनी का बिल है, वहां गिरा था। पुणे कैब कंपनी, कोथरूड, और तारीख भी वही है जिस दिन सुरेखा का कत्ल हुआ। ड्राइवर संदीप सोनावणे। ये बिल तुम्हारे टैक्सी कंपनी का है? जी सर, ये बिल हमारा ही है। अच्छा, इस डेट को तुम्हारी टैक्सी संदीप सोनावणे के पास थी? जी सर। उसका एड्रेस है ना? संदीप सोनावणे। आप कौन? पुलिस। तूने ही बस स्टैंड के पीसीओ से सुरेखा को फोन किया था ना, और वो तुझे मिलने भी आई थी, ये तो हमें पता है। अब आगे का सब कुछ सच सच बता दिया, झूठ बोलेगा ना हड्डियां तोड़ दूंगा। हाँ साहब, मैंने ही सुरेखा को फोन किया था साहब। मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी और वही लेने में गया था। पर वो तुझे पैसा क्यों देने वाली थी? साहब, मेरी रिक्शा थी और मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम करता था साहब। एक दिन किराए के पैसे लेने में देसाई के घर गया था। और मैडम, वो स्कूल के रिक्शा के पैसे। हाँ, बैठो ना, मैं दे दूँ। जी। सॉरी, एक सेकंड, बैठ जाओ। जी। मैं लाती हूँ। मैडम जी, आप ठीक तो है? मर गई, जल्दी आओ। मैडम, क्या हुआ मैडम? देखो ना, कांटा चुभ गया। कहाँ? दिखाइए। यहाँ। निकालो ना इसे। साहब, उस औरत ने मुझे कब लपेटे में लिया मुझे ही नहीं पता चला साहब। साहब, उसके बाद फिर उसका पति जब ऑफिस जाता था तब हम रोज मिलने लगे। संदीप, मैं मंगेश को तलाक देना चाहती हूँ। क्यों? अरे, उसको मैं तलाक नहीं दूंगी तो मैं तुमसे शादी कैसे करूंगी? साहब, वो औरत शादी के लिए मेरे पीछे ही पड़ी थी साहब। मैं बहुत डर गया था। मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम भी छोड़ दिया था साहब। उसके बाद मैं एक टैक्सी कंपनी में नौकरी को लगा और साहब 3-4 महीने तक तो उसकी कुछ खबर भी नहीं थी। और साहब, मैंने सुना था कि उसका उसके देवर के साथ चक्कर चल रहा है। और साहब, फिर मैं बिंदास हो गया और एक दिन अचानक देखो, प्लीज मुझे बख्श दो। देखो, मैं यहाँ तुमसे ये कहने के लिए नहीं आई हूँ मुझसे शादी कर। मैं एक मुसीबत में हूँ, मुझे मदद चाहिए। कैसी मदद? मैं चाहती हूँ तुम मेरे बेटे को किडनैप करो और मेरे पति से 5 लाख रुपए मांगो। क्या? तुम पागल हो गए हो? अपने खुद के बेटे को? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और तुम्हें बस किडनैपिंग का नाटक करना है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तुमको पता है, मुझे तुम्हारे घर का पता मिल गया है। लगता है तुम्हारी बीवी को हमारी अधूरी कहानी सुनानी ही पड़ेगी। और साहब, उसके धमकी से डर के मैंने उसके बेटे को किडनैप किया। उसके हस्बैंड को कॉल करके मैंने उससे 5 लाख रुपए मांगे। 5 लाख का इंतजाम करके रख, मैं दोबारा फोन करूंगा। जब वो पैसे रख के चला गया तभी मैंने वो पैसे उठाए साहब।
और फिर वो पैसे लेकर मैं दूसरे दिन सुरेखा को मिलने गया। ये रहे तुम्हारे पैसे, पर अब तुम मेरी बीवी से कुछ नहीं कहोगी। ठीक है, नहीं कहूंगी। अरे लेकिन मेरा हिस्सा वो तो तुमने दिया ही नहीं। तुम्हारा कैसा हिस्सा? ये जो सब मैंने तुम्हारे लिए किया वो तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया है अपने लिए किया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर मूड हुआ तो कुछ दे दूंगी। चलती हूँ। साहब वो कहते हैं ना, यहाँ किए गुनाहों की सजा यहीं पे भुगतनी पड़ती है। 1 महीने पहले डॉक्टर ने कहा मुझे टीबी हुआ है। वो सुन के मेरी बीवी मुझे छोड़ के मायके चली गई साहब। साहब बार बार बीमार रहता हूँ ये जानकर मेरे मालिक ने भी मुझे टैक्सी देना कम कर दिया, पर दवाई के लिए मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मैंने सुरेखा को फ़ोन किया। हेलो। ये क्या, सिर्फ इतने? क्या 10,000 है? बाकी खर्च हो गए। 5 लाख में से मेरा सिर्फ 10,000 हिस्सा। अभी इतना ही है, चलो जाने दो मुझे। रुको, मुझे अपनी पर्स दिखाओ। क्या? मुझे अपना पर्स देखने क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा पर्स। और पैसे चाहिए। छोड़ो। छोड़ क्या दो। कर रहे हो संदीप? छोड़ो। साहब मैं वहां से भागा तब वो जिंदा थी साहब। मुझे तो पता भी नहीं था कि उसके बाद क्या हुआ वहां पे। फिर तो हमें देख के भागा क्यों? साहब मुझे लगा कि आपको आकाश के किडनैपिंग वाली बात का पता चल गया और आप मुझे पकड़ने आ गए हैं। संदीप की कहानी के अनुसार सुरेखा बहुत ही शातिर औरत थी और वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, या यूं कहें कि उसकी कोई हद ही नहीं थी। पर फिर भी उसका कत्ल तो हुआ था और कोई कातिल भी था। और फिर संदीप का बयान सच साबित हुआ, क्योंकि कोई और भी उस जगह आया था जिसके जूतों के निशान वहां पर पाए गए। सर इस सुरेखा के आसपास के जितने भी मर्द हैं, उन सभी मर्दों के जूते के साइज हमने निकलवाए। ये विकास के जूते का साइज 9 नंबर है सर। और ताज्जुब की बात यह है कि विकास का साला प्रताप शिंदे, उसका भी जूते का साइज 9 नंबर ही है सर। ये प्रताप शिंदे वही है ना जो हमारी इंक्वायरी रुकवाने के लिए ऊपर से प्रेशर ला रहा था? हाँ सर, और पिछले कुछ दिनों से ये प्रताप गले के इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट ले रहा है। तो फिर इस प्रताप शिंदे को मिलना ही पड़ेगा। मेरी बात सुनो साहब, मेरे पैर का नंबर 9 है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया साहब। उस रात हम लोग विकास के घर गए थे, लेकिन उसके लिए शादी का नया जूता लिया था ना साहब, वो देने के लिए गए थे। और सब हाँ सब जब वहां से हम बाहर निकले ना, तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि भाऊ एक गड़बड़ हो गई है। काय झालं? वो अरे बोलना। वो विकास शादी नहीं करना चाहता। क्या? उसका दिमाग खराब है क्या? क्या हुआ क्या है? इससे पहले उसका चक्कर था। हाँ, लेकिन इससे पहले था ना, अभी कुछ नहीं है ना, तो फिर? नहीं, लेकिन वो उसे धमकी दे रही है। अरे कौन वो? बहुत कुछ सुनाई दे रहा है तेरे बारे में। शिल्पा ने मुझे बताया तेरा लफड़ा। लफड़ा मतलब? तेरा और विकास का। देख अभी जो हो गया ना, उसको भूल जा। वो मेरा होने वाला जीजा है। हाँ, अब ये बैग उठाने का और निकलने का, समझी ना? ए, तू जानती नहीं है मेरे को, मैं कौन हूँ। बहुत भारी पड़ेगा तेरे को, पहले बोल रहा। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ तो शर्म कीजिए। आप मेरे देवरानी के भाई हो तो मेरे भी भाई हुए ना। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, नहीं तो देखिए मैं पुलिस को बुलाऊंगी और लोगों को भी बुलाऊंगी। तब पुलिस को तू बताना कि तू कौन है। सुन, जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जा, नहीं तो तू उधर जेल में रहेगा और मैं ना यहाँ तेरे होने वाले जीजा से शादी रचाऊंगी और तू शामिल भी नहीं हो पाएगा। चल निकल। साहब बहुत डेंजर औरत थी साहब। मैं तो साहब बस अपने बहन के लिए उसको समझाने गया था वहां पे। और दूसरी बात साहब, मैं कभी जूते पहनता ही नहीं हूँ, मैं तो चप्पल ही पहनता हूँ। सच कहता हूँ साहब, मैंने कुछ सर क्या ये यही जूते हैं जो आपने विकास के लिए खरीदे? हाँ साहब, ये वही जूते हैं।
ये जूते जो तूने शादी में पहने थे कहाँ है? ये तो मैंने फेंक दिए। क्यों? जूते फेंकना क्या गुनाह है क्या? ये जूते पहचानता है? तेरी शादी के दूसरे दिन तेरा घर का जो कचरा उठा था ना, उसे मिले थे। और ये जूतों के निशान उसी जूतों के निशान से मैच हो रहे हैं जो सुरेखा के मर्डर स्पॉट पे मिले थे। अब सच सच बता दे वरना बहुत मार खाएगा। भाभी मुझे बोलती थी कि शादी तोड़ नहीं तो मैं अपना वीडियो सबको दिखाऊंगी। मैं बहुत डर गया था, बहुत परेशान था मैं। तभी मैंने उसको कहीं जाते देखा। मैंने 1 मिनट के लिए सोच लिया और वहां सामने ये जूते थे। मैंने पहने और उसके पीछे चला गया। रिक्शा चलो जल्दी चलो काका, उसकी रिक्शा को। मैंने देखा मंगेश भाऊ की भी रिक्शा रोकी थी, तो मैंने रिक्शा वाले को कहा कि आगे जाके रोक ले। रुको बस चलो। मैं पैसे देकर उतरा तब तक भाभी गायब थी। फिर मैंने उसकी बॉडी कचरे के डिब्बे में फेंक दी और उसका मोबाइल नाले में फेंक दिया। फिर मैं घर आया और शादी के दिन पुलिस को देखा तो मैं बहुत डर गया और डर के ये जूते मैंने कचरे के डिब्बे में फेंक दिए। पर तुझे ऐसा लगा कि तू पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जुर्म होने से पहले दस्तक भी देता है और होने के बाद अपने निशान भी छोड़ता है। स्त्री और पुरुष के बीच की शारीरिक जरूरत एक सच्चाई है, लेकिन अगर यह जरूरत कमजोरी बन जाए तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। सुरेखा इसी का उदाहरण थी। उसने अपनी काम इच्छा के सामने अपने घुटने टेक दिए, जिसकी वजह से उसकी जान भी गई। विकास और संदीप भी मौके का फायदा उठाने के लालच में सलाखों के पीछे पहुंच गए। विकास को उम्र कैद की सजा हुई और संदीप को आकाश के किडनैपिंग के केस में 2 साल की सजा हुई। सुरेखा जिस मानसिक अवस्था में थी, बहुत मुमकिन है कि उसे किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत थी, लेकिन वहां तक किसी ने सोचा ही नहीं और अंजाम सबके सामने है। उन दोनों को अपने किए की सजा मिली, लेकिन अगर बेवजह किसी को नुकसान सहना पड़ा तो वो था मंगेश और बेटा आकाश, जिसे शायद मंगेश ये कभी नहीं बता पाएगा कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था और क्यों हुआ था। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।